गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, कल हमारी जो बातचीत थी उसकी दूसरी वो कड़ी थी कायस्थों के विषय में, जो आपने बोलना शुरू किया। कई सारे महत्वपूर्ण पक्ष रहे उसका, ऐतिहासिक, पौराणिक, आपने सब वो महत्व प्रतिपादित किया। और उसके अलावा आपने कायस्थों के दो त्योहारों के बारे में ख़ास तौर से रोशनी डाली। तो हम चाहेंगे उसी बातचीत को कुछ और आगे बढ़ाएं, कुछ और त्यौहार उसमें आप जोड़ना चाहें, कुछ और चीज़ें जो रहती हों वो आज आप पूरी करें। कायस्थों में कोई त्यौहार नए नहीं बनाए जाते, वही त्यौहार हैं जो हिंदुओं में मनाए जाते हैं, लेकिन उनकी विधि अलग अलग है थोड़ी सी। जैसे होली का हमने कहा कि हिंदुओं में एक ही कथा प्रचलित है, दक्षिण में तो इस तरह होली मनाई नहीं जाती जैसे यहाँ जलाते हैं होली। तो यहाँ ये कथा प्रचलित है कि होलिका जो थी वो एक राक्षसनी थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, और वो प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। लेकिन कायस्थ लोग किसी राक्षसनी की पूजा नहीं करते। कायस्थ इस कहानी को नहीं, कायस्थ कहते हैं कि जो वेदों में वर्णन है कि जो होलक होते हैं, होलक शब्द जो है ये बहुत प्रचलित शब्द है। होलक शब्द बाज़ार में बिकते हैं, हरे चने इन दिनों में खूब आते हैं। वो होली से पहले खूब बिकते हैं वो हरे हरे चने। उनको मटर की तरह छील करके उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, खूब खाते हैं। उनको पीस करके उसकी कचौड़ियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छा। तो होलक बड़ा कॉमन शब्द है। होलक का मतलब हरा चना। कहीं भी सब्ज़ी वाले की दुकान पर चले जाओ होलक ख़रीदने, तो वो हरा चना दे देगा। तो होलक की बड़ा फसलों में चना का बड़ा महत्व दिया जाता है। फसलों में ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर ग्राम से ही सब चीज़ चलती है। इतने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम। तो चना बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा चने का गुण ये है कि जो घोड़ा चने खाता है वो कभी भी लेट करके नहीं सोता, उसके शरीर में हमेशा चुस्ती रहती है। तो चना जो है वो शरीर को बहुत पुष्ट करने वाला। जो लोग मीट नहीं खाते उनका प्रोटीन का सोर्स ही सबसे बड़ा सोयाबीन या चना। अब लोग सोयाबीन को इसलिए नहीं खाते कि सोयाबीन तो विदेश से ही, सोयाबीन को तो पहले जानते भी नहीं थे, शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं है। तो सोयाबीन को तो विदेशी लोग जो आए, ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वो सोयाबीन लेके आए। तो सोयाबीन को हालांकि प्रोटीन तो बहुत है, लेकिन लोग सोयाबीन को समझते हैं कि तो विदेशी है। चने से प्रोटीन लेते हैं। भुना हुआ चना खाओ, उबला हुआ चना खाओ, चने का सूप पियो। तो चने का बड़ा महत्व है। तो होलक की जो फसल है उसकी रक्षा करने वाली देवी, और उसके साथ ही अन्न की फसल होती है जौ की। तो इनकी जो रक्षा करने वाली देवी है, जो वेद में जिसको होलिका देवी कहा गया है, उसको भवानी के रूप में पूजते हैं। ये सारी औरतें जाती हैं जहाँ होली रखी जाती है जलाने के लिए, उसके चारों तरफ चक्कर काट करके धागा लपेटती हैं। धागा लपेटती हैं और घर में जो कुछ भी पकवान बना होता है वो जा कर के उससे होली को, सबसे पहले होली को जिमाती हैं उससे, होली का। पहले औरतें जो थी रात्रि में नहीं निकला करती थी, ये पर्दा वर्दा बहुत था, तो शाम के टाइम या सुबह पूज करके आ जाती थी। अब तो जब होली का जलाई जाती है तभी चली जाती हैं लेडीज़, नहीं तो पहले रात में कोई नहीं जाती थी, वो शाम को ही पूजी जाती थी होली। अब भी कायस्थों में यही है कि रात को होली के जलाने के टाइम पे कोई औरत नहीं जाती। पुरानी मर्यादा में कायस्थों में है कि पर्देदारी है, वो शाम को ही, या तो अगले दिन जिस दिन होली जलनी है उस दिन सुबह को जा कर के सब औरतें इकट्ठी होकर के मोहल्ले की वहाँ होली को पूजन कर आएंगी, और नहीं तो शाम के टाइम जाती हैं सारी अपने होली गाती हुई। अब एक चीज़, चूँकि होली सबसे बड़ा त्यौहार कायस्थों का माना जाता है, जैसे मैंने कहा कि रुहेलखंड के क्षेत्र में फुलेरा दोष से 15 दिन पहले होली शुरू हो जाती है। वो हुड़दंग से नहीं मनती होली। यहाँ होली को कोई जानता नहीं क्या है। यहाँ तो है कि गंदी बातें करो, गंदे गंदे मखौल करो, गंदी गंदी अश्लील हरकतें करो, मंच पे खड़े हो जा कर के बड़े मटको उठको इस तरह करो, तो ये होली हो गई।
होली गंदगी का त्यौहार नहीं है, होली बड़ा पवित्र त्यौहार है। तो कायस्थों में होता है कि उस दिन जिस दिन पुलेरा दोज होती है, उसी दिन से होली का स्वागत करने के लिए घर के बाहर टिकलियाँ कहलाती हैं वो, यानी गुलाल लेकर के और उंगली से इस तरह बनाती हैं निशान कि होलिका भवानी आ रही हैं हमारे घर में। और कुछ जगहों में जहाँ गांव में ये है कि इतना कौन रोज़ाना साफ़ करेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, तो वहाँ उन्होंने रंग पंचमी के दिन एकादशी से शुरू करती हैं। तो होली का स्वागत करती हैं कि होलिका भवानी आएँ और हमारी फसलों की रक्षा करें। और उसके साथ ही इन्होंने बाद में ये जोड़ दिया कि जो गर्भ है उसको कोई भूत प्रेत डाकनी चाशनी वगैरह ना खा जाएं, तो हमारी जो स्त्रियां हैं उनके गर्भ ना गिरें, तो ये होलिका देवी इनकी रक्षा करेगी। तो इसलिए होलिका त्यौहार को हमारे यहाँ 15 दिन पहले से मनाना शुरू हो जाता है। और उसका तरीका क्या है कि नाच गाने शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं चौपाई, चौपाई जोड़ना। वो चौपाइयाँ जोड़ने शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है कि जो हमारा शरीका है, कुनबा है, उसमें जो सबसे बड़ा होता है, पहले उसके घर सब नाचने जाने गाने जाएंगे, उनके घर जो पकवान बने वो निकलेंगे। अब मान लो घर हमारे ज़्यादा हैं और दिन है कम, तो एक एक रात में 4-4, 6-6, 8-8 जगह वो नाच गाने होते हैं। और नाच गाने में ऐसा नहीं है जैसे मटकना, बल्कि घुंघरू उंघरू बात करके पूरा जो नृत्य का रूप है सारा होता है। तो ये होली का त्यौहार इस तरह मनाया जाता है कायस्थों में। और जैसा हमने कहा कि जब वो मिलने जाते हैं तो उसे कहते हैं थलियाँ निकालना। थलियाँ का मतलब कितने पकवान बनाए आपने, कितनी वैरायटी बनाई। तो जो बहुत अमीर लोग हैं यहाँ, तो सिंह साहब जो थे वैसे तो कायस्थ नहीं थे, राजपूत थे, लेकिन लखनऊ के रहने वाले थे, तो सबसे ज़्यादा थलियाँ उनके घर में निकलती थीं। जो होली के लोग जाते थे होली खेलने मिलने के लिए, तो उनके यहाँ 16-16, 17-17 थलियाँ निकलती थी, यानी इतनी वैरायटी बनती थी होली के दिन पकवान की। उसके बाद अस्थाना साहब थे, 10-12 तक थलियाँ उनके घर निकलती थी। तो थालियाँ निकालने का मतलब है वैरायटी, अलग अलग थाली में अलग अलग तरह की वैरायटी रखी होगी। तो वो कहे इतनी थाली निकाली जी। तो अमीर लोग ज़्यादा हैं, उनके घर में 20-20 तरह के पकवान बन जाते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ 2 तरह के बात थे। जैसे मैंने लखनऊ के थे सिंह साहब, आजकल वो 7 सेक्टर में हैं। तो उनके यहाँ लखनवी अंदाज में, क्योंकि कायस्थों के लखनऊ में बहुत ज़्यादा हैं कायस्थ, तो लखनवी अंदाज में उनके घर में सबसे ज़्यादा थालियाँ निकलती थीं। लेकिन यहाँ एक ऐसे आदमी थे जो बहुत अमीर, और जो उर्दू का बाबाए आदम कहलाता है, उनके पुत्र थे वो, ब्रह्मदत्त कासिर के लड़के, जिनका सारे उर्दू जगत में ईरान से लेकर तुर्किस्तान वगैरह तक उनका डंका बजता है। तो उनके पुत्र थे यहाँ वीएन दत्ता, हिस्ट्री के हेड थे। और अमृतसर में उनकी बहुत प्रॉपर्टी है, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो मिठाइयाँ उनके घर में, जब वो होली खेलने वाले होली रंग खेलते जाते थे, तो दरवाजे पर आकर के उनका नौकर या उनकी पत्नी खड़ी हो जाती थी। तो मिठाइयाँ तो बहुत मंगवाते थे वो, लेकिन कोई पकवान घर में नहीं बनता था, सब बाज़ार की होती थी। तो होली वाले कई बार कह देते कि बाज़ार में तो हम खा लेते हैं मिठाइयाँ दत्ता साहब, लेकिन दत्ता साहब दिल खोल के मिठाइयाँ रखते थे अपने, कि होली का दिन शांत, कि होली के दिन जो होलियाँ होती हैं, होली के दिन जो गाने होते हैं उसमें फाग गाए जाते हैं। यहाँ कोई जानता नहीं कि फाग क्या होता है। रोहतक में तो हैं, रोहतक रेडियो से आपने सुना होगा, वहाँ एक ही फाग गाया जाता है। हरियाणा में रोहतक वाले बस उसी को जानते हैं। फागन आया रे बदन सिंह, फागन आया रंग भरिया रे लाला, फागन एक ससुर के 2 बहू रे लाला, दोनों ही पणियन जाए बदन सिंह, फागन आया। तो ये हरियाणा में, हरियाणा रेडियो से, रोहतक रेडियो से एक ही फाग बजता है, क्योंकि यहाँ फाग का मतलब यही गीत है सारा का सारा। लेकिन कायस्थों के घर में फाग गाए जाते हैं लगातार। अब यहाँ हमारे जय भगवान सिंगला ने एक बहुत बड़ा होली का कार्यक्रम किया था, और एक महिला जो थी हिंदी साहित्य की अपने आप को बहुत बड़ी पारंगत मानती थी, उनको बुलाया। तो उन्होंने मंच पे खड़े होकर कहा कि मैंने कोई
मैंने कई किताबें पढ़ी, मुझे होली के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा। होली मनाई जाती है, रंगों का त्यौहार है होली। तो जब वो बोलते हैं तब मैंने कहा कि आपने धर्मशास्त्र का इतिहास नहीं पढ़ा, पीवी काणे का। उसमें होली के बारे में बहुत लिखा हुआ है कि वेद में क्या रूप था होली का, और पुराण में उसको राक्षसी बना दिया। वो जो वेद में देवी थी, पुराण वालों ने उसको राक्षसी बना दिया। तो मैंने कहा आप हलवाई की दुकान पर जा कर के और वहाँ कह रही हैं कि मुझे वो फाउंटेन पेन दे दो खरीदने के लिए, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? होली के लिए देखना था धर्मशास्त्र का इतिहास देखते। और मैंने कहा यहाँ जो गाने गाए गए हैं वो चाहिए कि हास्य रस के और अश्लील गाने गाओ तो होली के गाने हो गए। तो होली का मतलब यहाँ है अश्लील, जितनी अश्लीलता करी जा सके करो तो होली हो गई। तो मैंने कहा फाग गाओ। एक आदमी ने एक फाग भी नहीं गाया। तो यहाँ किसी को पता नहीं फाग क्या होते हैं, लेकिन कायस्थों के घरों में फाग गाए जाते हैं। अब कायस्थों में दो तरह का काम है। ब्रजमंडल की तरफ जाओ, यानी आगरा, मथुरा, बिंद्रावन, मैनपुरी, भरतपुर तक भी ब्रजमंडल है। वैसे तो हरियाणा के होडल में भी ब्रजमंडल ही कहलाता है। तो वहाँ ब्रजमंडल में क्योंकि कृष्ण की भूमि है, कृष्ण रसिक हैं, और ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो राधा हैं। राधा को हम रासेश्वरी भी कहते हैं और रसेश्वरी भी कहते हैं। सारे रस जो उत्पन्न किए हैं वो राधा ने उत्पन्न किए हैं, नहीं तो संसार बिल्कुल नीरस रहता। लोग ऐसे, उनका जीवन ऐसा रहता है रेत ही रेत भरा है, जीवन में रस है ही नहीं। तो राधा ने सारे रस उत्पन्न करके जीवन में रस भर दिया, और उन रसों के आधार से ही फिर रास बन गया। तो रासेश्वरी भी राधा है। इसलिए वृंदावन में तो जो आदमी, क्योंकि वृंदावन की औरतें भी मटकती हुई चलती हैं इस तरह करते हुए, इसका मतलब नाचती, वो नृत्य का एक तरह से रूप है। जो चलेंगी भी तो इस तरह से ही चलेंगी, कमर मटकाती हुई वृंदावन में। और उनके मुख से जो बात निकलेंगी वो रस की बात निकलेंगे। तो वृंदावन में जो गाए जाते हैं गाने वो रसिया कहलाते हैं। अब होली के रसिया इतने गाए जाते हैं, यहाँ किसी को पता ही नहीं रसिया। होली के इतने रसिया हैं, और वृंदावन में गाते गाते लोग थक जाते हैं। तो कायस्थों के घरों में तो गाई जाते हैं, लेकिन वृंदावन में सारी बिरादरियाँ रसिया ही गाती हैं। ख़ास तौर से वहाँ के जो ग्वाले हैं, जिनको अहीर कहते हैं या यादव कहते हैं, वो तो बड़ी दूर दूर से रसिया गाते हैं और ढप बजा करके गाते हैं। ढप पर रसिया गाते हैं तो नृत्य, तो वहाँ नाच गाने शुरू हो जाते हैं वृंदावन में 15 दिन पहले से। आप वृंदावन में जाओगे तो आपको ज़मीन लाल मिलेगी बिल्कुल। वहाँ क्या है कि होली 15 दिन पहले शुरू हो जाती है, लेकिन वो किसी औरत के शरीर को छूते नहीं, बदमाशी नहीं करते। जहाँ औरतें जा रही हों क्या करते हैं, होली हो, गुलाल उड़ा दिया, वो गुलाल उनके ऊपर गिरेगा औरतों के, और फिर वो सड़क पर जम जाएगा। जब होली जल जाएगी, होली आई है गजर भत्त खाए के, होली जाएगी फसल कटवाए के। तो होली के अगले दिन फसल में दाना, बैसाखी में फलम पकती है 1 महीने बाद, और यूपी में होली जल्दी पक जाती है। तो होली से अगले दिन ही वो होली काटनी शुरू कर देते हैं, और फसल कटवा के चैथी आठें जो होती हैं, चैथी आठें के दिन वो होली के कपड़े उतारते हैं रंगीन, और होली के कपड़े सड़कें उड़कें साफ़ करते हैं। खूब रंग जमा होता है। 15 दिन खूब रंग उड़ता है ब्रजमंडल में, अबीर गुलाल सारा उड़ता है। तो कायस्थों के घरों के साथ साथ यादवों के घरों में भी बड़ी होती। लेकिन जो इधर का इलाका है ब्रजमंडल से ऊपर का, जब आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इससे जब ऊपर आ जाएंगे तो उस इलाके में ख़ास तौर से सक्सेना कायस्थ जो हैं, उनके घर में धमाल गाए जाते हैं। सारे रुहेलखंड में धमाल ही गाए जाते हैं, और इसके प्रभाव में अल्मोड़ा और नैनीताल में भी धमाल ही गाए जाते हैं। धमाल एक विशेष प्रकार का राग है जो होली के ही दिनों में गाया जाता है, और कायस्थों के घरों में गाए जाते हैं धमाल। अब उस धमाल में इतने भजन और गीत हैं, गीत भी हैं भजन भी हैं, कि गाए जाओ वो ख़त्म। एक गीत को रिपीट कर दिया जैसे हरियाणा में, तो वहाँ तो तरह तरह के धमाल हैं। अब धमाल का एक विशेष प्रकार का राग है, ताल भी इसकी विशेष है, चौताला में गाए जाते हैं।
3 ताल में नहीं गाए जाते, चौताल में गाए जाते हैं। अब वो उसका थोड़ा सा, क्योंकि गला तो हमारा चलता नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता सकते हैं कि धमाल का राग का कौन से स्वर होंगे, क्या होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि सारे यूपी में धमाल ही धमाल गाती हैं औरतें होली पे। अब जैसे कहेंगे कैसी होली मचाई शाम तुम बड़े हर जाई, होली हो शाम तुम बड़े हर जाई, कैसी होली मचाई। अरे एक दिन श्री श्याम सुंदर के होली खेलन मन आई, बंसी बजाए बुलाई ब्रज वाला, तो ब्रज में अरे अरे लाला, ब्रज में धूम मचाई, शाम तुम बड़े हर जाई, होली हो शाम। ये धमाल का, क्योंकि मेरा गला नहीं चल रहा, धमाल में इस तरह का स्वर बड़े सुरीले होते हैं धमाल। तो ऐसे बहुत धमाल हैं, एक ही गीत नहीं है। और यही धमाल अल्मोड़ा नैनीताल तक गाए जाते हैं, रोहिलखंड से लेकर के। अरे आग लगो रे होरी जल बुझ जाओ, मोहे पिया बिन होरी ना सुहाए। अब धमाल गाए जा रहे हैं। अरे बिरहा, अब सांस मेरा उठता नहीं, औरतें गाती हैं उनका सांस ऊंचे उठ जाता है। अरे बिरहा की अग्नि में हाँ जलत मन मोरा, तो दूजी होली कौन जलाए, दैयारी मेरे दूजी होली कौन जलाए। आग लगो रे होरी जल बुझ जाओ, मोहे पिया बिन होरी ना सुहाए। तो ऐसे धमाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कायस्थों के घर में गाए जाते हैं सारे के सारे। तो होली कायस्थों का विशेष त्यौहार, जैसे मैंने कहा कि विशेष त्यौहार है, 10-15 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है मनाया जाना, और सारी इस तरह की पूजा होती है। विस्तार से तो बहुत कुछ, जब जाओगे तो पता लगेगा, कायस्थों के घरों में जाओगे तो वही धमाल गाए जा रहे हैं और खूब किस तरह से नाच गाने हो रहे हैं। तो ये तो जाने इस वक्त वृंदावन में तो रसिया गाए जाते हैं। और रसिया मस्त महीना फागन कर, घर आ जाए तो खेले होली पाग, भला रे घर आ जाए तो हो गया। और जब चैत लगता है तो कायस्थों में लगता है चैत, कहीं नहीं, क्योंकि और जगह नया साल शुरू करते हैं जब नवरात्र शुरू होते हैं, और यहाँ होता है कि फागन ख़त्म होते ही अगले दिन चैत लगता है। वो चैत पिछले साल में चला जाता है और ये चैत अगले साल में चला जाता है। ये ऐसा महीना है चैत जो 15 दिन इस साल में होता है, 15 दिन इस साल में होता है, लेकिन कायस्थों में उसी दिन चैत लग जाता है। पुरुष तो सारे मिलने के लिए चले जाते हैं, घर में स्त्रियाँ रह जाती हैं, तो खूब घर के अंदर अपना नाच रंग में मस्त हो जाती हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है गाने अश्लील भी गाती हैं घर के अंदर, लेकिन खूब नाच गाने होते हैं कि आज चैत लग रहा है, चैत लग रहा है, आज नया साल शुरू हो रहा है। तो कायस्थों के घर में चैत लगने की परंपरा भी कायस्थों में ही होली में, होली के एक दिन होली को विदा करने के लिए तो अष्टमी को करते हैं किसान लोग, लेकिन कायस्थों के घर से उसी दिन विदा हो जाती हैं, अगले दिन ही। तो कायस्थों के कुछ तरीके लगे, त्यौहार तो वही हैं।